हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कल का क्विकली रिविजन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में अच्छे से। फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने वाला 31वां देश बन गया है। एनपीसीआई के द्वारा विक्रेताओं पर यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का सरचार्ज लगाया गया है। स्टार स्पोर्ट ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यूएई के राष्ट्रपति ने अभी अपना उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है अपने छोटे भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को। इसके अलावा प्रवीर सिन्हा टाटा पावर के दोबारा से सीईओ और एमडी अपॉइंट कर दिए गए हैं। आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छोत्सव आयोजित कराया गया नई दिल्ली में। और इसके तहत भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी हाल ही में एक अमेरिकी धावक हैं लसिंदा डेमस, ये 10 साल के बाद में ओलंपिक गोल्ड पाई हैं। ये एक इंटरेस्टिंग मामला आया था, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। लंदन ओलंपिक में एक्चुअली में उन्होंने सिल्वर जीता था, लेकिन जो लेडी जीती थी गोल्ड मेडल, वो ड्रग्स मामलों में लिप्त पाई गई। इस वजह से उनका गोल्ड कैंसिल हो गया और इनका सिल्वर प्रमोट हो गया। तो एक दशक के बाद ये चैंपियन हो गई हैं ओलंपिक की। रक्षा मंत्रालय ने महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली उत्पादन के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 1700 करोड़ रुपए की डील करी है। और बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए हर्बल लाइफ को बनाया है अपना ऑफिशियल पार्टनर। और वैसे टाटा जो है ये टाइटल स्पॉन्सर है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत करी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस बार भी स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत कर दी है। देखो उत्तर प्रदेश सरकार एक मुहिम चला रही है कि जिससे बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा स्कूल में जाएं। हुआ क्या कि आफ्टर कोविड कि बहुत सारे कोविड में भी और बाद में भी, कोविड के बाद भी बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल जाने से कतराने लगे। तो इसको देखते हुए यूपी गवर्नमेंट एक मुहिम शुरू की। पिछले साल श्रावस्ती से शुरू हुआ था। श्रावस्ती आपको पता हो, अगर जो लोग यूपी करंट अफेयर या यूपी स्पेशल एग्जाम्स देते हैं उनको पता होगा, श्रावस्ती सबसे कम साक्षर जिला है। तो पिछली बार तो वहां से शुरू किया गया था, लेकिन इस बार योगी महाराज अपने जो राजधानी है, कैपिटल है लखनऊ, यहीं से शुरुआत किए हैं। लखनऊ से ही इसको शुरू किए हैं स्कूल चलो अभियान 2023 से 23-24। कब से? 1 अप्रैल से। ठीक है। तो बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, यानी कि 0 से लेकर के 5 और फिर 6 से लेकर के 8वीं कक्षा तक के विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित किया जा सके, ये लक्ष्य पाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, अभियान चला रही है। वैसे जब भी स्कूल चलो अभियान आता होगा तो आपके मन में सर्व शिक्षा अभियान आता होगा। सर्व शिक्षा अभियान योजना याद तो आता है ना, केंद्र सरकार की है ये सर्व शिक्षा अभियान। जो कि जैसे जब हम लोग बचपन में जब पढ़ा करते थे तो ये प्राइमरी स्कूलों में लिखा रहता था, एक पेंसिल बनी रहती थी, 2 बच्चे बने रहते थे, बैठे रहते थे। ठीक है, किसको किसको याद है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये सर्व शिक्षा अभियान जो है ना, ये केंद्र सरकार के द्वारा 2002 में शुरू करी गई थी। ये पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता किसने जीती है? इसको जीत लिया है आईटीबीपी ने। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो इसके द्वारा 13वीं जो अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता हुई, ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन हुआ, उसको जीत लिया गया है। यहाँ पर आप द प्रिंट का आर्टिकल भी देख पाएंगे। 13वां संस्करण था। ये आयोजित किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा, यानी एनएसजी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है। और इसको जीत लिया है किसने? आईटीबीपी ने। और 24 कमांडो टीमें इसमें थी जिसमें इन्होंने जीता है। सीएपीएफ की ये सभी टीमें थी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की। 21 से 31 मार्च तक आयोजित हुआ। आईटीबीपी की बात करें तो दोस्तों जब चाइना भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था, या कहें कि भारत पर अटैक किया था, भारत हार गया था, तो उससे सीख लेते हुए भारत सरकार ने एक फोर्स की स्थापना की जो खास तौर से पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए सक्षम हो और तिब्बतीय इलाकों में और ऐसे एरिया में चाइना को काउंटर कर सके।
तो उसके लिए आईटीबीपी की स्थापना करी गई थी 1962 में। ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये 1962 याद हो सके, क्योंकि आपको तो ये तो याद होगा कि भारत ने कब आक्रमण किया था इंडिया पर। ठीक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है हरियाणा। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 100% रेल नेटवर्क हो गया है विद्युतीकृत हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। यहाँ पर देखिए, पीएम सेज मेनी बेनिफिट्स विल कम विद दिस। तो कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, हरियाणा जो है, हरियाणा में ब्रॉडगेज नेटवर्क की लंबाई टोटल 1701 रूट किलोमीटर या कहें किलोमीटर स्क्वायर है। अब 100% विद्युतीकृत हो चुका है। अब इससे फायदे क्या क्या होंगे? एक तो लाइन हॉल की लागत में कटौती होगी, लगभग 2.5 गुना कम लाइन हॉल की होगी। भारी वजन लेने की क्षमता और अनुभागीय क्षमता ये बढ़ जाएगी। विद्युत लोकों के संचालन और रखरखाव लागत कम हो गई। ऊर्जा के फायदे अनुकूल और पर्यावरण के सहज हैं। आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो जाएगी। उपयोगकर्ता के लिए बचत होती है, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है, क्योंकि तेल हम लोग को बाहर से परचेज करना पड़ता है। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं। हरियाणा जो है ये बन गया है भारत का पहला राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला। अब हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हरियाणा। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी पार्टी से। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पर दोस्तों सोहना झील, दमदमा झील, सूरज कुंड, ब्रह्म सरोवर, बड़खल झील वगैरह है। ठीक है, और नेशनल पार्क में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, ये सभी बहुत पूछे जाते हैं। जिलों की संख्या 22 है। 90 विधानसभा में सीटें हैं। लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीटें यहाँ से जाती हैं। राजकीय पशु है ब्लैक बक और राजकीय पक्षी है काला तीतर। राजकीय पुष्प है कमल। अगला, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? उत्कल दिवस यानी ओडिशा स्थापना दिवस, तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे उत्कल दिवस कहो आप या कहो ओडिशा स्थापना दिवस, ये दोनों ही नाम से जाना जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पाओगे। उत्कल दिवस बोलेंगे उड़िया लैंग्वेज में। ठीक है, दिवस को दिवस कहते हैं वहां पर। देखो, उत्कल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी, या कहें उड़ीसा राज्य अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बंगाल और बिहार से अलग हुआ था। वैसे अगर आप जानना चाहते हो कौन सा राज्य कैसे बना, किससे किससे अलग हुआ, किस प्रकार से अलग हुआ, पूरा इतिहास क्या है, तो इस पर मैंने आपको मैप ऑफ इंडिया की एक वीडियो दी हुई है। आप उसको अगर देख लेंगे ना, तो भारत के सभी राज्य किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, किससे कब कौन अलग हुआ, ये सब आपको पता चल जाएगा। मैप ऑफ इंडिया एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। और जबरदस्त वीडियो है, मतलब उसके बाद से आपको राज्यों के बारे में एक बेहतरीन नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी। फिलहाल इस बार उड़ीसा अपना 88वां स्थापना दिवस मना रहा है। अब उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। उड़ीसा अगर आप देखोगे मैप में, यहाँ पर है, ये रहा उड़ीसा। ठीक है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। ये है बीजेडी पार्टी से, बीजेडी, ठीक है, बीजू जनता दल पार्टी से है। ये अपना बॉर्डर उड़ीसा शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा तेलंगाना से और इधर आंध्र प्रदेश से। देखो, ये बिहार झारखंड पहले एक था और बंगाल इधर एक था, तो बंगाल और बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। यही तो बात मैंने बोला 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, प्रोफेसर गणेशीलाल यहाँ के गवर्नर है। चिल्का झील, ये भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, पहली रामसर साइट है। अगर पूछा जाए आपसे भारत की पहली रामसर साइट कौन, तो आप बताएंगे चिल्का लेक। अंसुपा लेक भी है यहाँ पर, कांजिया लेक भी है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। घुमरा छाऊ, सांवरी संचार, पैका, गरुड़ वाहन, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं उड़ीसा के। जिलों की संख्या 30, विधानसभा में 147 सीटें, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें जाती हैं उड़ीसा से। राजकीय पशु है सांभर, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर और राजकीय पुष्प है अशोक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का एक व्यक्ति पौधों के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना? तो दोस्तों, कोलकाता पश्चिम बंगाल में अभी एक अद्भुत मामला आया है। इसमें एक व्यक्ति ऐसा पाया गया है जो पौधे से संक्रमित हो गया, यानी पौधों की वजह से वो बीमार हो गया। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसे मामले सुने होंगे कि कोई पत्ती सूंघने पर छींक आ जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति को, जो कि कोलकाता का है, 61 साल का एक प्रोफेसर है,
रिसर्चर है, मतलब आप अगर इसके बारे में और पढ़ोगे इस व्यक्ति के बारे में, तो ये प्रोफेशनल प्लांट एक माइकोलॉजिस्ट है ये पर्सन। और इनको क्या हुआ कि एक किलर प्लांट के नाम से फंगस है, और उस फंगस की चपेट में आने की वजह से इनको बीमारी हो गई। ठीक है, इनके गले में एक प्रॉब्लम आ गई, कवक आ गया, और ये पौधे की वजह से आया, और इसकी वजह से इनको खाने में तकलीफ होने लगी, गले में खराश वगैरह हो गई। तो इस बीमारी का नाम किलर प्लांट फंगल है, जो कि पौधों से इंसानों में फैला हुआ है, और दुनिया में ये ऐसा पहला मामला आया है। ये पहले व्यक्ति हैं ऐसी बीमारी से पीड़ित होने वाले। तो ऐसा बताया जाता है कि ये माइक्रोलॉजिस्ट तो हैं ही, तो ये सड़ने वाली सामग्री मशरूम और अलग अलग पौधों पर रिसर्च कर रहे थे, फंगल पर, और इस वजह से ये इसके चपेट में आ गए और इनको बीमारी हो गई। फंगस या कहीं कवक पौधा वो पौधा होता है जिसके चलते चलते पौधों में सिल्वर लीफ रोग हो जाता है। ये पौधों में सिल्वर लीफ रोग कवक की वजह से होता है। ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन कई बार एसएससी पूछा हुआ है। ठीक है, पौधों में सिल्वर लीफ रोग होता है बैक्टीरिया से, कवक से, या वायरस से, वगैरह वगैरह करके, तो कवक आप लगाएंगे। ये पौधा गुलाब परिवार का होता है जहां पर ये मामले देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल पौधों से संक्रमित होने वाले ये बन गए हैं पहले व्यक्ति। ठीक है, हालांकि इनका किसी भी न्यूज में नाम तो नहीं डिस्क्लोज हुआ है। मैंने कई बार नाम खोजने का कोशिश किया, कई न्यूज आर्टिकल्स देखे, लेकिन मिला नहीं इनका नाम। बस यही मिला, 61 साल के एक शख्स हैं जो रिसर्च कर रहे थे इस पर, और वो इस बीमारी की चपेट में आए हैं। चलिए फिलहाल आगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय समुद्री पोर्टल का सागर सेतु ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में देखो, सागर सेतु है तो फिर जहाज रानी मंत्रालय के होंगे, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, आपको यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा केंद्रीय मंत्री है, तो देखिएगा जो ऐप या जो पोर्टल या जो भी चीज योजना लॉन्च की गई है वो किस मंत्रालय से आ सकती है, उसको देखते हुए आपको यहाँ पर गेस करके लगाना है। लेकिन इसके लिए आपको केंद्रीय मंत्रियों के बारे में पता होना चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे धुरंधर है जिनको यही नहीं पता कि किस मंत्रालय के मंत्री कौन है। और अब 2024 आ गए हैं, अब तो मतलब कि 5 साल का टाइम पीरियड भी खत्म होने वाला है मंत्रालय का, फिर भी अभी तक नहीं याद हुआ रहता है बहुत लोगों को। तो याद कर लो, मंत्रालय तो कम से कम याद ही होना चाहिए, कौन कौन से मंत्री हैं, कितने कितने किस विभाग के। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस ऐप नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतु। नई दिल्ली में इन्होंने इसे लॉन्च किया है, सागर सेतु का नाम का ये ऐप है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्रीय पत्तन, पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए ये एक और मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो कौन सा मंत्रालय है? हाल ही में इन्हें सागर मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था इन्होंने, जो एक डैशबोर्ड टाइप का था, जो पूरा निगरानी रखने के लिए डैशबोर्ड था। ठीक है, वो भी कवर कराया था मैंने कुछ दिनों पहले, या कहीं कुछ महीनों पहले, शायद काफी दिन हो गए। सागर मंथन इन्होंने लॉन्च किया था। तो सर्बानंद सोनोवाल का नाम आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अभी कार्यवाहक या कहें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी बने हुए हैं दोस्तों, कौन? टी एस शिवगणम। कौन? टी एस शिवगणम बनाए गए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। ये आए हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी के रिटायरमेंट के बाद से। देखो, रिटायरमेंट को लेकर के आपको कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि अगर हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है तो वो 62 वर्ष की आयु में रिटायर होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होता है। ठीक है, ये अधिकतम वर्ष होता है, इसमें कोई कार्यकाल नहीं होता है कि 5 साल या 6 साल रहेंगे, नहीं। इसमें अपनी उम्र के अधिकतम वर्ष को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। तो अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो 65 वर्ष की आयु तक होगा। ठीक है, यही वजह है कि आप देखते हो कोई कोई चीफ जस्टिस केवल 65 दिन के लिए रहता है, कोई कोई चीफ जस्टिस 3 सालों के लिए रहता है, कोई कोई चीफ जस्टिस 2 महीनों के लिए रहता है, वगैरह वगैरह। तो फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट के होंगे। अच्छा, एक चीज और, ये देखो एक्टिंग है, एक्टिंग मतलब कार्यवाहक। कार्यवाहक तब तक रहता है जब तक कोई परमानेंट नियुक्ति ना रहे, ना हो जाए, या फिर इन्हीं को ही क्यों ना परमानेंट कर दिया जाए। दूसरी बात, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो आता है उसकी नियुक्ति करता कौन है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है ना, ध्यान रखना। कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? तो 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां वाला कौन सा है? ये है आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट, ये 25वां है, सबसे लेटेस्ट है। अच्छा, पहला कौन सा बना था? आजकल के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया, पहला हाई कोर्ट कौन बना था? तो सबसे पहला हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था, जो कि सबसे बड़ा भी है। ठीक है, चलिए आगे। एक और जरूरी सूचना, मंडे से दोस्तों आप लोग के लिए ये रिवीजन क्लास स्टार्ट की जा रही है। लाइव क्लास होगी, सुबह में 11 बजे जोड़ना है, बिना किसी कंट्रोवर्शियल, बिना किसी बकवास के,
केवल टॉपिक पर फोकस, केवल टॉपिक पर बात होगी और रिवीजन आपका अच्छे तरीके से होगा। जबरदस्त क्लास होगी दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे से रिवीजन आपका करवाया जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जाएंगे और सब कुछ अच्छे से तैयार कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए? तो इनको अभी हाल ही में ग्रीस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। एएनआई का आर्टिकल आपके सामने है। रुद्रेंद्र टंडन इज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ग्रीस। ग्रीस में ये राजदूत नियुक्त किए गए हैं। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। 1994 बैच के ये आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं और सितंबर 2020 में ये अफगानिस्तान में थे भारत के राजदूत के रूप में। मतलब अफगानिस्तान आप देख रहे हो 2020 में क्राइसिस चल ही रही थी, उसके बाद ही आसियान सचिवालय में सेक्रेटरिएट में भी ये भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। तो ग्रीस में अब ये भारत के अगले राजदूत नियुक्त होंगे। अगला, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम ने। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब। ये ग्रैंड मास्टर हैं, वैसे 2015 में ही ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे और इन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन का खिताब जीता है। सेकंड पर रहे लुका पाइचाडेज। 2018 और 19 में 2 बार ये भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं ऑलरेडी। ग्रैंड मास्टर भी हैं ये। 2015 में ग्रैंड मास्टर पूरा हुए थे इनके। ठीक है, ग्रैंड मास्टर कैसे होता है? जब कोई चेस का खिलाड़ी 2500 पॉइंट स्कोर कर लेता है तो फिर उसे ग्रैंड मास्टर की पदवी दे दी जाती है। भारत में 80 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। 2014 में इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीता था। अच्छा, शतरंज के बारे में जब भी बात आए तो पहला ग्रैंड मास्टर जरूर याद रखना। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन? विश्वनाथन आनंद, जिनकी किताब माइंड मास्टर, किताब का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन? डी गुकेश। डी गुकेश ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। अच्छा, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा ये लेकिन भारत के नहीं है, भारतीय मूल के हैं, अमेरिका के हैं। अगला, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में उप विदेश मंत्री, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट नियुक्त किया गया। वहां पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहते हैं, तो नियुक्त किया गया है अमेरिका में। ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो यूएस सीनेट ने कंफर्म किया है इनके अपॉइंटमेंट को और ये कई पद पर भी रह चुके हैं। भारतीय अमेरिकी वकील हैं और एक राजनयिक भी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अब देखो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत राजदूत के रूप में भी सेवा कर चुके हैं। 2015 से 2017 तक ये पद संभाल चुके हैं। ठीक है, यानी यूएस के भारत में राजदूत। तो फिलहाल ये नियुक्ति थी, याद रखना। और ये हमारा टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही कम समय में सबसे ज्यादा कंटेंट के साथ मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर लाता रहूंगा। चलिए लास्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल मैंने पूछा था आपसे मगही पान, इसको जीआई टैग मिल चुका है। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये बिहार का है। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का सैन्याभ्यास हुआ था, ये जोधपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्रिकेट विश्व कप होना है इस साल, कौन सा देश मेजबानी करेगा ये आपको बताना है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।